नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ चल रहा है और साथ ही आज आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही इस प्रोग्राम का क्या सीधा सरोकार आपसे जुड़ता है, क्या आपके मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं और साथ ही आज के बड़े प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया है, साथ ही आपके आसपास के राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी वहाँ बताना हमारा अहम काम होता है। तो आज इस बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञापन भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण भी उन्होंने किया और साथ ही 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा लोगों और देशवासियों को हिंदू नववर्ष की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इसमें काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इंटरनेट क्रांति में दुनिया के सभी बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। शहरों से ज्यादा गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। हमारे इतने विशाल देश में, विविधता से भरे देश में सदियों से अलग अलग कैलेंडर्स प्रचलित है। कोल्लम काल का मलयालम कैलेंडर है, तमिल कैलेंडर है, जो सैकड़ों वर्षों से भारत को तिथि ज्ञान देते आ रहे हैं। विक्रम संवत भी 2080 वर्ष पहले से चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में अभी वर्ष 2023 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत उससे भी 57 वर्ष पहले का है। मुझे खुशी है कि नववर्ष के पहले दिन टेलीकॉम, ICT और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहां इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के एरिया ऑफिस, और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसकी प्राथमिकताओं में रीजनल डिवाइड को कम करना भी है। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है।
ग्लोबल साउथ की यूनिक जरूरतों को देखते हुए टेक्नोलॉजी, डिजाइन और स्टैंडर्ड्स की भूमिका बहुत अहम है। ग्लोबल साउथ अब टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को भी तेजी से ब्रीच करने में जुटा है। और बात दिल्ली की, यहां पर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच 2 दिनों के गतिरोध के बाद बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बजट 2023 का विषय स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक दिल्ली है। इस बार बजट का जोर स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही राजधानी के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट की तारीफ की और कहा कि इस बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले 8 साल दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है और दिल्ली वालों की बेहतर योजनाओं को देने का उन्हें प्रयासरत भी है। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया, 9th बजट आम आदमी पार्टी का, और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया। पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीजें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफर मुफ्त है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की जरूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीजें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफे का बजट ही प्रेजेंट किया है। नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीजें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। और आपको आइए बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि बजट की खास बातें आज क्या रही। तो जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आज बजट में, दिल्ली के बजट में क्या कुछ खास रहा। तो 2023 और 24 के लिए तकरीबन 78,800 करोड़ रुपए का बजट आज दिल्ली वासियों के लिए पेश किया गया। अब इस बजट के अंदर जरा देख लेते हैं कि अंदर क्या कुछ खास बातें रही। 21,817 करोड़ के पूंजीगत व्यय की इस बजट में घोषणा की गई है। साथ ही आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए 1400 किलोमीटर सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये इस बजट में कहा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और साथ ही बिजली विभाग के लिए 3,348 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जिस तरीके से बिजली पर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती रही है, ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2025 तक 25% बिजली सौर ऊर्जा से
उत्पादन की जाएगी। ये भी इस बजट में कहा गया है कि 2025 तक 25% जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से दिल्ली सरकार लेगी। अस्पताल में 14 से 30,000 बेड करने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए 9,742 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही आगे बढ़ेंगे हम, क्या कुछ इस बजट में खास है इस ग्राफिक्स के जरिए। तो शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजुकेशन पर भी दिल्ली सरकार काफ़ी काम करती है और एक साल में 24,144 शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगा। ये इस बजट में कहा गया है कि 144 शिक्षकों की 24,144 शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। सभी स्कूलों को 20-20 दिए जाएंगे कंप्यूटर। जितने भी अंडर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको 20-20 कंप्यूटर्स दिए जाएंगे। ये भी बड़ी घोषणा है। ट्रांसपोर्ट के लिए 9,333 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दो 2023 और 24 में 100 नई ई बसेस खरीदने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2023 और 24 के इस बजट में 100 नई ई बसेस खरीदे जाएंगे। 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण भी किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा। साथ ही अब हम बात राजस्थान की कर लेते हैं। यहाँ पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकेडमी में आरपीएस प्रोबेशन बैच संख्या 53 का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में आरपीएस प्रोबेशन के पासिंग आउट परेड और शपथ के बाद राजस्थान पुलिस को नए आरपीएस अधिकारी दिए गए। दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद थे। आरपीएस प्रोबेशन बैच की परेड की सलामी उन्होंने ली। इस दौरान आरपीएस निदेशक राजीव शर्मा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके प्रोबेशनर आरपीएस को शपथ भी दिलाई। दीक्षांत परेड में 13 महिला प्रोबेशन आरपीएस सहित कुल 35 प्रोबेशन आरपीएस शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नए प्रशिक्षकों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल बैंड की तर्ज पर महिला सेंट्रल बैंड बनाने, पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले पुलिस अकेडमी और प्रशिक्षकों को अवार्ड देने की भी घोषणा की है। महिला अपराधों में एएसपी की स्पेशल यूनिट, महिला अपराधों के लिए स्पेशल यूनिट के साथ ही 2017-18 में बलात्कार के केस में अनुसंधान का समय जहां 214 दिन लगता था, अब केवल 68 डेज रह गया है। पास्को के मामलों में अनुसंधान का औसत समय 2018 में 232 दिन था, जो अब 66 दिन रह गया है। दुष्कर्म मामलों में 12 को मृत्युदंड, 467 प्रकरणों में 20 साल से आजीवन कारावास और 750 प्रकरणों में अन्य सजा हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चुनौतियों का मुकाबला करने में हम सक्षम हैं। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक और पुलिस कर्मियों की तकनीकी कार्य दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके कल्याण के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। राज्य सरकार की मनता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी निभाएं। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की बढ़ोतरी राज्य सरकार की मंशा को दर्शाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज राजस्थान पुलिस सेवा के पास आउट हो रहे 35 ट्रेनीज में 13 महिला पुलिस अधिकारी है। महिला पुलिस अधिकारी समाज में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। इस दृष्टि से महिला पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान हथेली में रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन और उनकी जान माल की सुरक्षा के साथ जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस प्रशासन प्रदान करना हमारा लक्ष्य रहा है। पुलिस के कर्तव्य निर्वहन से जहां अपराधियों और समाज कंटकों में भय पैदा होना चाहिए, वहीं आमजन के प्रति पुलिस की सहयोगी के रूप में भूमिका होनी चाहिए। साइबर क्राइम, मादक पदार्थ, अवैध हत्याओं से जुड़े पेशेवर और आदतन अपराधियों और भूमाफियों पर कड़ी निगरानी के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं, बच्चों
कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए थानों में जन केंद्रित सुविधाओं, स्वास्थ्य कक्ष का विकास और जन सुनवाई के लिए निश्चित समय तय किया गया है। स्वास्थ्य कक्ष के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मुझे खुशी है कि कंपल्सरी FIR जब से लागू हुई है उसके बाद में CRPC 156(3) में 33 से सिर्फ 13% मुकदमे आने लगे हैं। प्रदेश में 221 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। और राजस्थान के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जिन्होंने लखनऊ में भारत दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर कोरिया जेक्यू भिक्षु संघ के अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। इस दृष्टि से आप विदेश में नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के घर में आए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत के संबंध प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साल 2018 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन, प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया था। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्षु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बौद्ध गया, विदकोट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चुगहायो चुगहायो। भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है, यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह भारत के प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में पुलिसकर्मियों की महिला सशक्तिकरण रैली को भी हरी झंडी दिखाई और आधी आबादी की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नवरात्र नारी शक्ति में जोश और उत्साह भरने का पर्व होता है। इस अवसर पर नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण रैली की शुरुआत की जा रही है, जो कि बलरामपुर से चलकर ललितपुर तक जाएगी। इसके बाद दूसरी रैली शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर से चलकर नोएडा तक आएगी। आपको बता दें कि रैली में 15 से 20 दोपहिया वाहनों से महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस रैली के जरिए महिला सशक्तिकरण को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के बारे में आम लोगों को बताया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शक्तिपीठ में मां पटेश्वरी का विधि विधान से पूजा किया। मां की स्तुति करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी, साथ ही उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी की। नवरात्रि की प्रथम तिथि के अवसर पर हम लोगों ने यहां से बलरामपुर से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था।
मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चलाया वह देश के अंदर एक मिसाल बनी और इस कार्यक्रम को तमाम राज्यों में भी मान्यता मिली है। आज के इस अवसर पर जब नवरात्रि का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस दो यात्राएं प्रारंभ कर रही है। एक जो आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से प्रारंभ होकर के ललितपुर जनपद तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में। और दूसरी यात्रा मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ होकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्राएं रामनवमी को एक ललितपुर में, दूसरा गौतम बुद्ध नगर में विराम लेंगी। इसके पीछे उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और नारी सम्मान, यानी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की थीम को लेकर के यात्राएं प्रारंभ की गई हैं। आज यहां पर मुझे आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से बुंदेलखंड के ललितपुर के लिए प्रस्थान कर रही इस यात्रा को शुभारंभ करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति मुझे हो रही है। ये दोनों यात्राएं जिस भी जनपद में रुकेंगी, जिन जिन जनपदों से होते हुए जाएगी, वहां पर नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हुए आगे बढ़ेगी। 80 किलोमीटर से लेकर के 100-120 किलोमीटर तक की यात्रा प्रतिदिन बाइक से महिला पुलिस के अधिकारी और महिला बीट अधिकारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज एक यात्रा यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ और देखना न भूलें आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर।